मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ये एक्ट पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट व्यू से ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये एक्ट प्रैक्टिकल में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस एक्ट को हम जानते हैं। इसमें कुल 5 चैप्टर हैं और 37 सेक्शंस हैं। ये एक्ट लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। सबसे पहले इसमें पीड़ित व्यक्ति कौन होगा, तो सेक्शन 2A में बताया गया है, ऐसी कोई भी वुमेन महिला जो रिस्पोंडेंट के साथ, जो प्रत्यार्थी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, घरेलू नातेदारी में हो और वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई हो। इसमें जरूरी नहीं कि हस्बैंड के खिलाफ ही ये डोमेस्टिक वायलेंस हो। यदि पिताजी अपनी बेटी को, ब्रदर अपनी सिस्टर को, या कोई भी जिससे डोमेस्टिक रिलेशनशिप है किसी पुरुष के साथ, उनके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और महिला को यदि हम डिफाइन करें तो जन्म लेते ही और मृत्यु तक वुमेन की श्रेणी में परिभाषित किया गया है आईपीसी में। इसके बाद रिस्पोंडेंट व्यक्ति कौन होगा जिसने अपराध किया है। सेक्शन 2Q देखेंगे इस एक्ट में, तो प्रत्यार्थी वो है, जो रिस्पोंडेंट वो है जो व्यथित व्यक्ति के साथ किसी रिलेशनशिप में हो और रिस्पोंडेंट के खिलाफ, प्रत्यार्थी के खिलाफ व्यथित व्यक्ति ने, मतलब किसी महिला ने इस एक्ट के तहत कोई रिलीफ मांगा है, उसे ही रिस्पोंडेंट कहते हैं। ये एक प्रकार के अपराधी माने गए हैं इस एक्ट में। और इसमें कोई वयस्क पुरुष ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिस्पोंडेंट सेक्शन 2Q में जो प्रत्यार्थी की डेफिनेशन दी गई है, रिस्पोंडेंट की डेफिनेशन दी गई है, उसमें एनी पुरुष, मतलब कौन सा पुरुष, वयस्क पुरुष, मतलब एडल्ट मेल पर्सन ही आएगा, बच्चे इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब हम जानते हैं कि यहां पर इस एक्ट में एप्लीकेशन किसको दी जाएगी, कौन से मजिस्ट्रेट इसमें कार्रवाई करेंगे और एप्लीकेशंस की क्या प्रोसीडिंग है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, इसकी परिभाषा कहां पर दी गई है। तो सेक्शन 3 में यह बताया गया है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। तो घरेलू हिंसा की यदि हम बात करें तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 3, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी रिस्पोंडेंट मतलब प्रत्यार्थी किसी व्यथित व्यक्ति से ऐसा कोई एक्ट करता है या ऐसा कोई कंटेंट करता है, आचरण करता है, जो उसके हेल्थ, लाइफ को नुकसान पहुंचाते हों, मानसिक और शारीरिक कष्ट देते हों, या इमोशनल या ओरल या इकोनॉमिक्स आर्थिक दुरुपयोग करते हों, दहेज के लिए कोई मांग करते हैं, बच्चा ना होने के लिए ताने मारते हैं या उसका अपमान करते हैं या हंसी उड़ाते हैं
या समय पर उसकी आर्थिक मदद नहीं करते हैं, ये सभी चीज डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आएंगे। यदि हम सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण 1 पढ़ें तो इसमें पूछा जा सकता है कि शारीरिक दुरुपयोग, फिजिकल एब्यूज कहां पर है। तो सेक्शन 3 के स्पष्टीकरण 1 के क्लॉज 1 में, सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 1 में फिजिकल एब्यूज है, जिसमें लाइफ, बॉडी, हेल्थ को खतरा उत्पन्न होता है, या कोई उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स करता है या आपराधिक अभित्रास करता है। दूसरा सेक्सुअल एब्यूज, लैंगिक दुरुपयोग, तो धारा 3 के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 2 में लैंगिक दुरुपयोग बताया गया है, और यह लैंगिक दुरुपयोग जो महिला के गरिमा, दुरुपयोग, अपमान पर अतिक्रमण करती हैं। फिर इसमें एक वर्बल और इमोशनल एब्यूज ही बताया गया। तो सेक्शन 3 के क्लॉज 3 में वर्बल और इमोशनल एब्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें संतान ना होने के लिए ताने मारना, गाली देना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाना, उससे संबंधित लोगों को धमकी देना, ये सब मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में बताया गया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है आर्थिक दुरुपयोग, इकोनॉमिक्स एब्यूज। तो इकोनॉमिक्स एब्यूज में आर्थिक दुरुपयोग है धारा 3 के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज 4 में। इसमें पीड़िता महिला को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना, प्रॉपर्टी पे हिस्सा मत देना, यदि कोई संतान हो तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना, न्यायालय के आदेश का पालन न करना, नौकरी जाने से रोकना, ये सब इकोनॉमिक्स एब्यूज की श्रेणी में आता है। ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था। जो मैंने सेक्शन बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट से। ये पूरा एक्ट इसी तरीके से आपको पढ़ना है और समझना है। थैंक यू सो मच। मेरी सिविल जज और एडीपीयू की क्लासेस भी हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके।